जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम हज़रात उलमा इकराम, सैम्पल पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर हमने कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। सैम्पल पेपर हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सैम्पल पेपर के ज़रिए से हम ये देख रहे हैं कि इसको पेपर को करना किस तरीके से है, लिखना किस तरीके से है, हाउ टू राइट द पेपर। और इस तरह लिखना कि जो एग्ज़ामिनर है वो कंफ्यूज ना हो और आपको भी समझ में आ जाए कि लिखना किस तरीके से है। मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था और इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं आज भी डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर में टाइम कम से कम लगाना है। क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें 1 से 2 वर्ड में, ABCD में, 1 2 3 में जितना आप कम से कम टाइम लगाएंगे, जितने कम से कम वर्ड लिखेंगे, तो फिर जो लॉन्ग आंसर है या शॉर्ट आंसर है या वेरी शॉर्ट आंसर है, उनको लिखने के लिए आपका टाइम बचता रहेगा। और जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, MCQ क्वेश्चंस हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको आप फटाफट करते चले जाइएगा। ठीक है जी। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से हो जाता है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर वर्ब है तो वर्ब के साथ क्या प्रीपोजिशंस इस्तेमाल करते हैं और एडजेक्टिव के साथ क्या प्रीपोजिशंस इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशंस की अच्छी वो होनी चाहिए, मतलब सूझबूझ होनी चाहिए। प्रीपोजिशंस के अलावा कंजंक्शंस वगैरह इसके अंदर आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच वगैरह आते हैं, ऑपोजिट वर्ड आते हैं। ये सब आप, इन सब चीज़ों में टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। बहुत जल्दी जल्दी, बहुत मुख्तसर, एक एक दो दो वर्ड में आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो निपटाते रहिए। फिर उसके बाद एक सेंटेंस का आंसर होता है, 2 सेंटेंस के आंसर होते हैं, फिर पैराग्राफ, फिर लेटर, नोटिस, मैसेज, और फिर उसके बाद जो है कुछ क्या कहते हैं, लिटरेचर से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को जितनी जल्दी लिखेंगे इतना टाइम, चूंकि इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, 40-50 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको जितनी जल्दी जल्दी करते रहेंगे। और करने का तरीका हमने उस दिन आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर जो हो वो बिल्कुल ऑब्वियस होना चाहिए, प्रोमिनेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए कि क्वेश्चन कौन सा वाला क्वेश्चन चल रहा है। फिर उस क्वेश्चन के जो जुज़इयात हैं, उस क्वेश्चन के अंदर जो 1 2 3 है या ABCD है, उसको भी आप क्लियरली मार्क करते रहें और उसको जो है हाईलाइट करते हुए आप लिखते रहें, ताकि जो आप लिख रहे हैं आपको पता हो कि हम क्या लिख रहे हैं, और जो आपकी कॉपी चेक करे उसको भी पता हो कि बच्चे ने लिखा क्या है। ठीक है, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। सेक्शन सी, ग्रामर पर आ जाते हैं। ग्रामर का एक सेक्शन आता है इसके अंदर, और ये बहुत आसान सेक्शन होता है और उसमें मार्क्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। 25 से 30 मार्क्स का ग्रामर वाला सेक्शन होता है। देख लीजिए कि इसके अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या करना होता है आपको। ये बहुत आसान चीज़ है। देखिए, मिसाल के तौर पर, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट अबाउट द वांगाला फेस्टिवल ऑफ मेघालय और अबाउट ट्रीज। अच्छा जी, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट। इस नोट को, ये एक नोट है, इसको कंप्लीट करने के लिए जो खाली जगह, ब्लैंक बोलते हैं, ये खाली जगह जो है इसको क्या बोलते हैं, ब्लैंक बोलते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक का मतलब होता है कि इस खाली जगह को पुर कीजिए, लिखकर इसको पुर कीजिए। अब द वंगाला, यहाँ पर 1 है, 1 के ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ABCD, ये 4 ऑप्शन है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको लिखना है। तो अगर आप एक नजर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो है वो ये वाला सही है। द वंगाला इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर द गारो इन मेघालय, आसाम एंड नागालैंड। इट इज ए पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी कि खेत की कटाई के बाद, फसल की कटाई के बाद एक त्यौहार मनाते हैं वो। तो अब यहाँ पर नंबर 2 आया। नंबर 2 पर अब यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, वॉज द ये ABC और D, ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे, इट इज अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द, आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है इसमें B ऑप्शन जो है ये सही है। तो बस जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखते वक्त आपने, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है तो आप 7 लिखेंगे साफ साफ सा। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 7 में, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका, या तो आप इसको Q7 कर दें ऐसे, इससे ये इंडिकेट होता रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के तहत जो है, मान लीजिए 4 सवाल है, 5 सवाल हैं, तो उसको हल करने का ये तरीका है
7 चल रहा है। अब 7 में 1 है, तो आप जो है ऐसे कर दीजिए, रोमन में है तो रोमन में ही लिखिएगा, इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। फिर जब 2 पर आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये लिख देंगे, सेलिब्रेटेड ये उसका आंसर है। तो ये आंसर इस तरीके से आपने लिख दिया, सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर। ज़राअती साल यानी हर साल जो खेती वाला साल होता है, तो खेती वाला साल या ज़राअती साल जो है उसके आखिर में, उसके आखिर को बताने के लिए, उसके आखिर को मार्क करने के लिए ये फेस्टिवल, ये त्यौहार मनाया जाता है मेघालय, नागालैंड वगैरह में। फिर आगे चलिए, इट इज पॉपुलरली नोन एज द 100 ड्रम्स फेस्टिवल ड्यूरिंग द सिग्नेचर डांस। अच्छा, ये फेस्टिवल ड्यूरिंग द सिग्नेचर डांस द लीडिंग वॉरियर द यंगस्टर्स विद सिंक्रोनाइज डांस स्टेप्स। इसके आंसर्स जो हैं आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये है, इसका सही आंसर जो है इस तरीके से आपको लिखना है। देख रहे हैं 7 का ये आंसर है, तो 7 ए भी लिख सकते हैं, ए का मतलब होता है आंसर। 7 ए, अच्छा से ए नहीं लिखें बल्कि ये 7 ए और 7 बी और वाला है, तो इस तरीके से इस पर दिया हुआ है। और का मतलब ये होता है कि या तो ये वाला करना है या ये वाला करना है। जहां पर और का ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पर तो चूंकि समझाने के लिए सारे आंसर दिए हुए हैं, लेकिन जहां पर और वाला है तो फिर या तो ये करेंगे या ये करेंगे। जहां पर और का ऑप्शन दिया होगा वहां पर इस तरीके से आप इसको करेंगे। और इसका भी ख्याल रखेंगे कि जहां पर और का ऑप्शन दिया हुआ है और ए या बी डला हुआ है, तो ए या बी को भी आप वहां पर डालेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये इसका सही आंसर है, लीड्स द यंगस्टर्स। आप इसको जब लिखेंगे यहाँ पर तो इस तरीके से लिख देंगे, लीड्स द यंगस्टर्स। ये आपका सवाल पूरा हो गया। अब अगर देखें ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 7 में ए है एक तो, और फिर यहां पर और दिया हुआ है। और का मतलब है या तो ये वाला या ये वाला। जहां पर और दिया हुआ है तो फिर ये बी दिया हुआ है। अब जहां पर बी दिया, ए या बी है, तो इसमें से कोई एक कर रहे हैं आप। ठीक है, आप वैसे करेंगे क्या, एक करेंगे इनमें से कोई भी। पैटर्न इसका भी वही रहेगा, जो जो खाली जगह है, अब जैसे बी कर रहे हैं तो बी वहां पर लिखकर फिर उसके बाद 1 का क्या आंसर है सही, 2 का क्या आंसर है सही, 3 का क्या आंसर है सही, वो आप लिख देंगे बिल्कुल सेम पैटर्न पर। ठीक है जी। ट्री ट्रांसप्लांट, इसके आंसर वैसे ये हैं, ट्री ट्रांसप्लांटेशन। ट्री ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं एक जगह से दरख्त को उखाड़ कर किसी दूसरी जगह लगाना। इसको जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं इंसान की बॉडी में, उसको भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह उसको लगाना। तो ट्री ट्रांसप्लांटेशन is known to be difficult. Experts say only a few species survive the process, which involves special machines to carefully remove trees, along with some sail and the roofs before they are moved to their alternate destinations. ये सही है। The government has come out with a list of impaneled technical agencies that will ensure the moved trees survive. ठीक है जी। ये इस तरीके से जो जो आंसर है, बस ये आंसर आप वहां पर लिखेंगे। 1 लिख के, ए सही है तो ए लिखेंगे, बी सही है तो इस तरीके से आप ए बी सी डी भी डाल दें तो ज्यादा बेहतर है। ओके जी, आगे देखें, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट।
ये वाला भी बहुत आसान है, ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने ऊपर किया फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ठीक है जी, खाली जगह को बस आपको पढ़ना है और पढ़कर उसको आपको फिल इन द ब्लैंक कर देना है। अब इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए, ऊपर वाले में ऑप्शंस दिए गए थे, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए। इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो क्या करना है, इस टेंस में या उस जमाने में इसको करना है कि सारा ये ठीक हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं करके दिखाता हूं। ये सारा पास्ट में है, तो आई रियलाइज्ड इसमें आएगा आई रियलाइज्ड। अब जब आप इसको आंसर करेंगे तो ये 8 है, 8 में 1 का आंसर जब आप करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। मान लीजिए आपने लिख दिया ऐसे लिख दिया आपने। अब 1 का आंसर जो है लिखना है आपको, तो आप लिखेंगे 1 और फिर उसके बाद जो आंसर है उसका रियलाइज्ड। मिसाल के तौर पर आपने लिख दिया रियलाइज्ड, ये सही आंसर है। ठीक है, तो बस इतना लिख देंगे, काफी हो जाएगा। फिर 2 का आपको लिखना है, तो 2 पर आप जाएंगे। रियलाइज दैट आई न्यू वन ऑफ द 2 men बाय साइट। आई न्यू, तो आप यहाँ पर लिख देंगे KNEW, न्यू। वर्ड या जो फेल है वो यहाँ पर दिया, बस आपको सही टेंस में और सही जमाने में उसको लिख देना है। एंड आई स्पेंट, ये सारे पास चल रहा है तो ये पास में लिखेंगे एंड आई स्पेंट। अब आप 3rd पर जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे स्पेंट। बस हो गया, ये आपका क्वेश्चन 8 पूरा हो गया। फटाफट इस तरीके सेकंड्स में आप इसको पूरा कर सकते हैं। स्पेंट अ फ्यू सेकंड्स थिंकिंग व्हाई ही सॉट मी आउट ऑन ए संडे आफ्टरनून। और ये और वाला जो है, अब या तो ये वाला करना है या ये वाला करना है। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये बी होना चाहिए, लेकिन प्रिंटिंग गलती है, बी। ये कॉफी के बारे में, कॉफी इज अ बेवरेज, कॉफी एक मशरूब है। अच्छा जी, यहां पर जो खाली जगह है उसमें वर्ड भी नहीं दिया हुआ है, इसमें वर्ड भी आप खुद से अपने उससे दिमाग से और अपने उससे सियाक व सबाक से आप खुद ही वर्ड यहां पर चुन सकते हैं। ठीक है जी, कॉफी इज अ बेवरेज बाय मैनी पास्ट जनरेशंस ऑफ पीपल। What most people do not realize that coffee is इसके आंसर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपने देखा रियलाइज, न्यू, स्पेंट। कॉफी इज ड्रंक, कॉफी इज अ बेवरेज drunk by many past generations of people. What most people do not realize is that coffee is made, कॉफी बनाई जाती है from beans, एक किस्म की बीन्स से। ठीक है जी, जो कि दरख्तों से आती है। ठीक है, एक किस्म की बीन से बनाई जाती है जो कि दरख्तों से आती है, दरख्तों से ली जाती है। ठीक है, फ्रॉम बीन्स पिक्ड फ्रॉम ट्रीज, पिक्ड फ्रॉम ट्रीज, इस तरीके से। बस तो आपको करना क्या है, जैसे ड्रंक वर्ड है, इसके अलावा भी आप उसको क्या कहते हैं दूसरे लफ्जों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चूंकि कोई लफ्ज पहले से दिया हुआ नहीं है, बल्कि आप अपनी तरफ से लफ्ज का इंतखाब कर सकते हैं। तो आप इसको दूसरा लफ्ज भी, मिसाल के तौर पर कॉफी इज अ बेवरेज यूज्ड बाय मेनी पास्ट जनरेशंस ऑफ पीपल। ठीक है जी, या कॉफी इज अ बेवरेज दैट इज कंज्यूम्ड बाय मेनी पास्ट जनरेशंस ऑफ पीपल। What most people do not realize is that coffee is processed, ठीक है, from beans extracted from trees। ठीक है, या इस तरीके के इसके मुतबादिल या इस माना को अदा करने के लिए कोई दूसरे अल्फाज
सेट ऑफ वर्ड्स का भी इंतखाब करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलिए जी, ये ऐड पूरा हो गया। फिल इन द ब्लैंक वाला, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैसेज। ठीक उसी तरीके जिस तरीके से ऊपर है उस तरीके से ये भी है, इसमें भी आपको क्या करना है, वही करना है। यहाँ पर देखें, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 के ABCD, फिर 2 का भी ABCD, और इस तरीके से। तो आप आंसर लिखते वक्त क्या करेंगे, आप जब 8 पर जाएंगे, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 का 9 डालेंगे। जब आप ए का जवाब देंगे तो ए में जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर ये ए है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये ए है और ये बी है, इन दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। तो एक करना है तो मान लीजिए हम ये वाला करते हैं। अब ए क्या, ये 1 है, 1 में जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर ये 2 है, 2 में ये नंबर 2 है, ये क्वेश्चन 1 है, 1 में ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद शुरू होता है हमारा 2 में ये सारे ऑप्शंस हैं। फिर ये 3 आता है, 3 में ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इनके ऑप्शंस को आप लिखते वक्त इसी तरीके से लिखेंगे, जैसे 9 लिखा हमने, ए लिख दिया, फिर उसके बाद जो सही है वो लिख दिया हमने। उन 4 में से ABCD में से ए सही है तो ए लिखा हमने और वो लिख दिया। फिर क्वेश्चन सेकंड में से डी सही है तो डी लिखा हमने, फिर उसके बाद वो सेंटेंस लिख दिया। फिर थर्ड में बी सही है मान लीजिए तो बी लिखा और ये कर। इस तरीके से आप जो है सिलेक्शन करके आप उसको जो है लिख सकते हैं, ठीक है जी। जहां पर और दिया हुआ होता है इसका मतलब ये होता है कि या तो आप ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे, जैसा कि आपको समझाया जा चुका है कई दफा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले ही चल रहे हैं सारे। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले में आपको खाली जगहों में जो जो भी मुनासिब ऑप्शंस हैं उसको आपको पुर करते हुए जाना है। अच्छा जी, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे, कहीं पर आपको प्रीपोजिशंस जो है उसके अंदर फिल करने को कहा जाएगा, कहीं पर आपको कंजंक्शंस जो हैं वो फिल करने को कहा जाएगा, कहीं पर वर्ब दिया हुआ होगा, टेंस नहीं दिया होगा। आपको उस पैराग्राफ को पढ़कर सही टेंस का इंतखाब करना है और सही टेंस का इंतखाब करके आप उसमें जो भी वर्ब की फॉर्म आएगी या जो भी टेंस आएगा उस टेंस को आप उसमें लिख देंगे, ठीक है जी। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते होंगे, ये सब आपको वही नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप इसमें से क्या लिखेंगे, ग्रो लिखेंगे, ग्रोज लिखेंगे, वगैरह वगैरह। तो जो भी सही टेंस है या जो भी सही वर्ड है उस वर्ड का या उस टेंस का इंतखाब करके आप वहां पर उसको लिखते रहेंगे। ये तो एक सैंपल पेपर है, जाहिर सी बात है आपको जो एक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये सब क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, उसके अंदर डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप जो है मेंटली आप तैयार रहें कि इस तरीके से आपको करना है। तो ये जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला है ये आप देख लीजिएगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन डी लिटरेचर पर। लिटरेचर वाला जो सेक्शन होता है ये वो सेक्शन होता है जो आपने किताब में पढ़ा हुआ होता है, ठीक है जी। NIOS ने जो सिलेबस है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक तो जो आपका असेसमेंट होता है उसके अंदर आ जाते हैं, उसके अंदर जो है जो यूनिट्स असेसमेंट का पार्ट है वो यूनिट पब्लिक एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है जी। इस साल से ऐसा कर दिया गया है, तो इस बात का भी ख्याल रखें जब आप उसकी एग्जाम की तैयारी करें तो सिर्फ उन्हीं यूनिट्स को देखें जो आपके एग्जाम्स में आने हैं। जो आपने असेसमेंट में कर लिए हैं उसको अब रहने दें, जो कि एक अच्छी बात है, आपके लिए काफी टाइम सेविंग हो जाएगा ये। अच्छा जी, सेक्शन डी लिटरेचर में क्या होता है, आमतौर पर कोई भी क्वेश्चन दे दिया होगा आपको, किसी भी लेसन में से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया होगा। अब चूंकि आपने उस लेसन को, ये एग्जामिनर जो है वो इस बात को समझ रहे हैं कि बच्चे ने, ये स्टूडेंट ने ये पढ़ा हुआ है और उनको इसका आंसर आता है, बस वो जरा सा रेफरेंस दे देंगे कभी कभी क्वेश्चन के आखिर में ये रेफरेंस दे देंगे, मान लीजिए कि ये कौन से लेसन में से है, लेसन का नाम लिख देंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया, उसके आखिर में
ब्रैकेट में डाल दिया स्नेक बाइट। ठीक है, तो स्नेक बाइट वो रेफरेंस हो जाएगा आपके उस लेसन की तरफ जो आपने बुक के अंदर पढ़ा था। ठीक है जी। और कभी कभी ऐसा होगा कि वो रेफरेंस भी नहीं दिया हुआ होगा, बल्कि आपको खुद ही पता लगाना होगा कि वो कहाँ से आया हुआ है, और उसके हिसाब से आपने, चूंकि वो कहानी आपको याद है, वो कहानी आपने पढ़ी हुई है, स्टोरी आपने पढ़ी हुई है, जरूरी नहीं कि आप उन्हीं लफ्जों में लिखें जो क्या कहते हैं बुक के अंदर आए हैं। नहीं, आप अपने लफ्जों में भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। बस जब आप आंसर लिखें तो आंसर लिखते वक्त ग्रामेटिकल जो एरर्स हैं उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, और एक्सप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। सराहत के साथ आप अपनी बात जो है वो कह पाएं। इन 2-3 बातों का ख्याल आप रखें, कंटेंट का और एक्सप्रेशन का आप ख्याल रखेंगे जब आप इन सब चीजों को लिखेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं लिटरेचर में से आप देख लीजिए। यहाँ पर एक वो भी दिया हुआ है, पोएम के 6 मार्क्स हैं, प्रोज के 6 मार्क्स हैं, टोटल 15 मार्क्स के हैं। 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। 3 into 1 3 मार्क्स। इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस की वेटेज बाय टाइप जो है यहाँ पर किया हुआ है। देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एनी 3, किसी भी 3 को आप जो है कंप्लीट कीजिए इनमें से। अब यहां पर एक, 2 और 3 ये आपकी बुक में से आए हुए हैं। टोटल 4 दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इनमें से कोई से भी 3 आप कर सकते हैं। आप इसको भी कर सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं, आखिर के 3 कर सकते हैं, शुरू के 3 कर सकते हैं, आखिर को छोड़ सकते हैं। या इनमें से जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी इनमें से समझ में नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ दीजिए। या अगर सारा समझ में आ रहा है तब भी आप जो है 3 ही करके आए। अगर आप 4 कर देंगे तो जो आपका एग्जामिनर है वो आपको एक्स्ट्रा मार्क नहीं देगा, वाज़ेह रहे। ठीक है, कभी आप सोचेंगे चलो हम ज्यादा लिख दें तो ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। ठीक है जी। अब अच्छा देख लीजिए ये क्वेश्चंस कैसे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एनी 3। इसके अंदर भी जो है वो कुछ जगह जो है खाली छोड़ी हुई है, बस आपको ये करना है कि इसके अंदर इसको फिल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, द इवेंट विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम 9 गोल्ड मेडल्स इज द डैश 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 इवेंट ऑफ द डे। अब यहां पर कौन सा मुनासिब लफ्ज है जो आपने लेसन में पढ़ा था और यहां पर आना चाहिए। ठीक है, वो आप लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिख दूं अगर, और ये हमने पढ़ा था लास्ट। सिर्फ आपको क्या करना है, जब आप आंसर लिखेंगे तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 12 है ये। आज जब आंसर लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिख देंगे। मान लीजिए 12 आपने लिख दिया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जितनी भी आप जुजियात लिख रहे हैं उसकी 1 2 3 4 5 वो आप नीचे लिखेंगे, और उसके बाद जो भी आंसर है वो लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आपने ये लिया और उसका आंसर जो है आप वो लिखेंगे। पूरा सेंटेंस भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पूरा सेंटेंस लिखकर आप टाइम वेस्ट ना करें, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, तो टाइम पूरा सेंटेंस भी लिखने की जरूरत नहीं। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ आप ये कीजिए कि जब आपने ये क्वेश्चन नंबर डाल दिया, आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 12 डाल दिया और आपने ये सिलेक्ट कर लिया, तो अब इसके अंदर जो यहाँ पर वर्ड आता है, फॉर एग्जांपल लास्ट आ रहा है, वो वर्ड आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने लास्ट लिख दिया, बस आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको पूरा सेंटेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है मोहतरम हज़रात, चलिएगा अब 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। द 100 यार्ड डैश वॉज ए डॉट 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 इवेंट। जो भी अब यहां पर मुनासिब लफ्ज आना चाहिए वो आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन में आएगा, ये तो सैंपल के तौर पर है, जो भी आपके क्वेश्चन में आएगा उसको आप इसी तरीके से लिखेंगे कि आप जो है यहां पर आप 2 डालेंगे और फिर उसके बाद जो भी आपका आंसर है वो डालेंगे। यहां पर आप 3 डालेंगे, फिर उसके बाद यहां पर जो भी आंसर है वो डाल देंगे। बस सिर्फ वो वर्ड लिख दें जो वर्ड आपको लिखना है, काफी हो जाएगा। चलिए जी आगे।
आइडेंटिफाई एनी 3 सेंटेंसेस एज ट्रू और फॉल्स। इनमें से जो भी वर्ड्स, जो भी ये सेंटेंसेस हैं, इसको आपको ट्रू या फॉल्स के, अब देखें इसके अंदर कितने सेंटेंस दिए गए, 1 2 3 4, ये 4 सेंटेंसेस, इसमें से आपको कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो लिखना है। लिखने का क्या तरीका रहेगा, फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको बताऊं, द पोएम, अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है, द पोएम द ट्रूथ इज रिटन बाय बैरी वेड, ये सही है, ट्रू है, तो आप इसको लिखेंगे किस तरीके से, 13 है ये, तो आप लिख दें यहां पर क्वेश्चन नंबर 13, और फिर उसके बाद आप 1 का आंसर लिख रहे हैं तो यहां पर 1 डालेंगे और आपको लिखना है ट्रू या फॉल्स, ये सही है तो आप लिख देंगे ट्रू, बस आपका आंसर पूरा हो गया। आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है, ठीक है सर। अच्छा जी, आगे देखें, उसके बाद 2 पर स्लैंट एंड कर्व्ड द वर्ड्स फॉल to pierce and stick inside me, the figure of speech is used in the given lines is metaphor, ठीक है, तो क्या ये सही है या गलत है, सही है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, उसी तरीके से जो भी आपका आंसर है वो नंबर डालेंगे, सही है तो आप सही डाल देंगे, यहां पर सही है ट्रू, फिर इसी तरीके से नंबर 3 का भी ऐसे ही करेंगे, जो सही है वो डाल देंगे यहां पर, ठीक है जी। रीड द फॉलोइंग पैसेज, ऊपर के जो 3 क्वेश्चन थे वो पोएम्स में से थे, अब उसके बाद जो क्वेश्चन से ये प्रोज में से, एक तो नज़म होती है और एक नसर होता है, नज़म उसको आप पोएम बोलते हैं, और जो नसर होता है उर्दू में जिसको नसर बोलते हैं, वो इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्या, प्रोज। तो अब देख लीजिए ये प्रोज में से है, इसके अंदर भी पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14 डालेंगे आप, उसके बाद जो भी, जैसे 1 का आंसर दे रहे हैं तो 1 डालेंगे, और जो भी आपका सही जवाब बनता है वो जवाब लिख देंगे, बस आपको जो है पूरा सेंटेंस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा फॉर्मेट जो है, इसका जो प्रोज और पोएम का है वो सेम रहेगा, ठीक है जी। अब यहां पर आए हैं नंबर 16 पर, मैच द कैरेक्टर विद द स्टोरी, कुछ स्टोरी के कैरेक्टर दिए हुए हैं यहां पर, जीजाबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू, यहां पर उसके सामने जो है कुछ वो दिए हुए हैं, लेसन के नाम दिए हुए हैं, जो कैरेक्टर जिस लेसन का है उसको आपको मैच करना है, ठीक है, उसको जो है आप यहां पर इसको इस तरीके से लिख देंगे आप, जैसे जीजाबाई 1 जीजाबाई, तो उसके सामने जो लेसन है उसका नाम लिख देंगे, जैसे हमारा ये जीजाबाई है, जीजाबाई का जो सही बनता है वो बनता है क्या, ये वाला बी, तो आप जो है जीजाबाई लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे और उसके बाद लेसन का नाम लिख देंगे, जो भी स्टोरी का नाम है वो लिख देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जो ये जिस स्टोरी में है वो उसका नाम है कोऑपरेट एंड प्रॉस्पर, तो आप जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नंबर 2 डालेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखेंगे, फिर उसके बाद ये सी से मैच कर रहा है तो आप सी लिखेंगे और फिर ये लिख देंगे कोऑपरेट एंड प्रॉस्पर। पंडित नेहरू, इनका जो ये इस स्टोरी के कैरेक्टर हैं, अ बर्थडे लेटर, तो आप नंबर 3 लिखेंगे, पंडित नेहरू लिखेंगे और फिर उसके बाद ए लिखेंगे सामने उसके, और इस तरीके से लिख देंगे अ बर्थडे लेटर, ठीक इस तरीके से जिस तरीके से यहां पर इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखें, कुछ जानवरों के नाम हैं और ये उनकी कुछ बोलियां हैं, इनको मैच करना है। शेर है फॉर एग्जांपल लायंस, इसके आगे जो आप लिखेंगे बी, रोर, बीज जो है इसके आगे आप सी लिखेंगे और आप डाल देंगे बज, स्नेक जो है इसके आगे आप ए लिखेंगे और डाल देंगे हिस, इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से जैसे यहां पर करके दिया हुआ है 16B, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है। लायंस, उसका सही आंसर जो है वो बी है, बी लिखेंगे और रोर लिख देंगे। बीज, इसका सही आंसर सी है,
आप सी लिखेंगे और बस लिखेंगे। स्नेक इसका सही आंसर ए है, ए लिखेंगे और हिस लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। पार्ट बी, सेक्शन ए रीडिंग। आपको अगर याद हो जब हमने ये सैंपल पेपर सॉल्व कराना शुरू किया था तो शुरू में आपको ये बताया गया था कि इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के बाद फॉर एग्जांपल जैसे पार्ट ए चल रहा था अब तक, पार्ट ए में फिर कई सारे सेक्शंस आए थे। वो सेक्शंस क्या थे? सेक्शन ए मान लीजिए आपका था रीडिंग का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन बी था, सेक्शन बी में मान लीजिए आपका था फिल इन द ब्लैंक्स वाला, सेक्शन सी था ग्रामर था, सेक्शन डी था लिटरेचर, ठीक है। इस तरीके से पार्ट ए को सेक्शंस में बांटा गया था। ठीक इसी तरीके से पार्ट बी को भी कई सेक्शंस में, सेक्शन ए बी सी डी में बांटा गया है। तो ये पूरा जो है एक ही क्वेश्चन है। सेक्शन ए वो पूरा पार्ट ए, उसके अंदर जितने सेक्शंस आते हैं वो, पार्ट बी और पार्ट बी के अंदर जितने सेक्शंस आते हैं वो, ये सारे मिलाकर जो हैं आपके एक ही क्वेश्चन पेपर है। तो सेक्शन ए रीडिंग, रीडिंग में वही आपको कोई पैराग्राफ दिया गया होगा और उस पैराग्राफ की बुनियाद पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये कुछ पैराग्राफ है, ये गोरिल्ला से रिलेटेड, ये यहां तक का ये पैराग्राफ है। अब ये जब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया तो फिर उसके बाद वही क्वेश्चन जो आपका वहां पर आया था ऊपर कि बेस्ड ऑन योर रीडिंग और बेस्ड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज और ऑफ द टेक्स्ट आंसर द क्वेश्चंस। तो जो भी आपने इसके ये जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स जो हैं, इनके आंसर्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। चलिए आगे, सेक्शन बी राइटिंग। राइटिंग वाला एक बार अच्छे से समझ लें। राइटिंग में आपको कोई सिनेरियो दिया गया होगा कि आपका नाम ये है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, या आपका ताल्लुक फलां स्कूल से है, या आपका ताल्लुक जो है फलां डिपार्टमेंट से है और आपको ये काम करना है। तो आप इसका कोई लेटर लिखें, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सेक्शन बी राइटिंग, यहाँ पर देखें, यू आर अमन और अमिता, लाइब्रेरियन, पब्लिक स्कूल, हौज खास, दिल्ली। राइट अ लेटर टू जिंदल पब्लिशर, प्रताप विहार, दिल्ली, टू प्लेस इन ऑर्डर फॉर इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरीज, इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया, फिक्शन बुक्स एटसेट्रा फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी। रिक्वेस्ट देम फॉर ए कैटलॉग, डिस्काउंट ऑफर्ड, मोड ऑफ पेमेंट एंड टाइम टेकन फॉर डिलीवरी। और फिर उसमें जितनी वर्ड लिमिट है वो वर्ड लिमिट लिख दी, 150 to 200 वर्ड्स, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये आपके सामने आपको कई सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना जब आप लिखेंगे। क्या? जब आप लिखेंगे तो अपना तारुफ आप कैसे कराएंगे? अमन या अमिता के नाम से, ये आपको लेटर के अंदर लिखना है। ये आपका टाइटल है या पोजीशन है? क्या? लाइब्रेरियन। कहां से आपका ताल्लुक है? पब्लिक स्कूल, हौज खास, दिल्ली। अब आपको लेटर लिखना है किसको? जिंदल पब्लिशर को, जिनका एड्रेस है क्या? प्रताप विहार, दिल्ली। और ये लेटर किस लिए लिखना है? आपको एक ऑर्डर देना है, नंबर 1 इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरीज के लिए, इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया के लिए, 3 फिक्शन बुक्स एटसेट्रा, और भी कई चीजें इसके अंदर, आपकी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए। और आपको एक कैटलॉग की भी रिक्वेस्ट करनी है और डिस्काउंट वगैरह की भी। मोड ऑफ पेमेंट, यानी पेमेंट उसको किस तरीके से करनी है, एंड टाइम टेकन फॉर डिलीवरी, और डिलीवरी में कितना टाइम वगैरह लगेगा, और 150 to 200 वर्ड। जो जो चीजें मैंने इसमें अंडरलाइन करी हैं, इन तमाम डिटेल्स का ख्याल रखते हुए जो है आपको लिखना है। और लिखते वक्त वही आपका कंटेंट जो आपने उसमें लिखा है वो, और आपने किस तरीके से लिखा है, आपका एक्सप्रेशन, इन तीनों चीजों पर आपको मार्क जो है आपके डिवाइड किए जाते हैं और मार्क्स जो है आपको दिए जाते हैं, ठीक है जी। अब इसका मैंने सैंपल के तौर पर एक जो है यहाँ पर आपको आपके सामने, ये मैं इसको समझाऊंगा या पढ़ाऊंगा नहीं इसको, वरना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। आप देखें अगर इसको, आपका नाम क्या है? अमन, ठीक है, लाइब्रेरियन है, पब्लिक स्कूल से हैं,
बहुत खास डेली, डेट डालनी होगा तो डेट डाल दें, ठीक है। आप किसको लिख रहे हैं? जिंदल पब्लिशर, प्रताप विहार, दिल्ली, ठीक है। आप उसके बाद जो है ग्रीटिंग करेंगे, डियर सर और मैडम, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो जो आपको बात लिखनी है, मेन बॉडी, जो भी मेन बॉडी है वो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके अंदर उन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे जो बातें आपसे जो बातें आपके साथ उसमें शेयर की गई हैं क्वेश्चन। फिर आपने जब ये पूरी बात लिख दी उन तमाम चीज़ों की रियायत करते हुए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो है उसको बात अपनी ख़त्म करेंगे और ये हो गया आपका। तो सैंपल के तौर पर ये एक आपके सामने मौजूद है, इसकी रियायत करते हुए ये इस तरह पर, इस पैटर्न पर आप जो है अपना लिख सकते हैं, ठीक है जी। आ जाइए नेक्स्ट पर। अब यहां पर जो है दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वाला या और ये वाला, या तो आप ये वाला करें या आप ये वाला करें। अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिटेल है, तो आप जो है उसको ये वाला कर सकते हैं। You are Ravi, your friend Ram is interested in taking up a course in personality development. Complete the following email to him, informing him about the Center for Personality Development, an institute in your city that conducts this course and has the best faculty, by filling up the blank space suitably. ठीक है जी। तो इसका भी एक पैटर्न जो है हमने यहाँ पर दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। आपको ये ईमेल लिखना है, पहला वाला था आपको एक लेटर लिखना है, तो लेटर में जो लेटर का फॉर्मेट होता है उसको आप अपनाएंगे। ईमेल लिखना है तो ईमेल में जो ईमेल का फॉर्मेट होता है आप उसको अपनाएंगे। अच्छा जी, ये देखिएगा, जब आप ईमेल लिखते हैं तो ईमेल में एक आपको सब्जेक्ट लाइन लिखनी पड़ती है। तो सब्जेक्ट लाइन जो होगी वो आपकी इस तरीके से हो, Explore your potential with personality development course at the Center for Personality Development. Hi Ram, I hope this email finds you well. ये आप पूरा पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस तरीके से अपने ईमेल को खत्म कर देंगे। जो जो बातें उसके अंदर कही गई हैं, जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं क्वेश्चंस के अंदर, स्पेसिफिकली उन्हीं क्वेश्चंस को जहन में रखते हुए और उसको सामने रखते हुए तब आप जो है वो आंसर्स लिखेंगे। एक सैंपल के तौर पर ये आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे देखें। अच्छा, ये और वाला है तो या तो आप ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, एक ही लिखना है इसमें से। यहां पर ये दिया हो गया हुआ है, देखें इसको। रीड द टेलीफोन कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे लेसन्स में एक पार्ट ऐसा था जिसके अंदर कोई कॉन्वर्सेशन दिया गया हुआ होता था। उस कॉन्वर्सेशन की बुनियाद पर आपसे फिर कुछ सवालात किए जाते थे। अब यहां पर भी देखें, ये एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है। इस टेलीफोन कन्वर्सेशन में एक कॉल करने वाला कॉल करता है, वो कहता है कि मिस्टर भारत से बात हो सकती है। अब मिस्टर भारत या भारत जो है वो मौजूद नहीं रहते। उनका बेटा फोन उठाता है और वो कहता है कि मैं तो वो तो घर पर नहीं है, पापा अभी घर पर नहीं है। और फिर उसके बाद वो उस लड़के को भी घर से जाना होता है क्योंकि उसके पास वक्त है, उसको कहीं जाना होता है। अब क्या करना है, आपको एक मैसेज लिखकर छोड़ना है घर पर किसी कागज के टुकड़े पर। ऐसे ऐसे आपका फुला फुला जगह से फोन आया था, उन्होंने कहा है कि आपकी मीटिंग जो है पोस्टपोन कर दी गई है, आप अपना फ्लाइट जो है वो ना बुक करें या कि अपनी फ्लाइट को कैंसिल करा लें, ठीक है जी। तो अब ये लिखना है, ये मैसेज आप, इसका आंसर जो है यहाँ पर छोटा सा मैसेज लिखना है, ब्रीफ मैसेज। अब यहाँ पर इस तरीके से एक आप टाइटल डाल सकते हैं, मैसेज फॉर डैड या मैसेज फॉर मिस्टर भारत। अगर वालिद हैं तो आप डैड वगैरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनफॉर्मल टोन भी चलेगी इसके अंदर। Hi Dad, Mr. Sharma from Infotech called. The meeting in Chennai got postponed. You might need to cancel your flight. Call him for details. सुमित। इस तरीके से आप छोटा सा मैसेज आप लिख देंगे। तो ये बेसिकली जो कॉन्वर्सेशन है उसी पर बेस्ड है ये। अच्छा जी, चलिए आगे। आगे यह है कि आपको जो है you had gone to a bank for getting a bank draft made in order to deposit the exam fee. It was a busy day
at all the counters. Suddenly, 3 young robbers entered the bank building and started firing. There was commotion and terror all around. The robbers ransacked the cash boxes at the counters. They were about to leave when 2 young men appeared from nowhere and caught hold of them. This encouraged the other customers to act. Write a report about this incident in about 100 words for publication in the local newspaper. ठीक है जी, बैंक में जो है डाका डालने के लिए कुछ मुसल्लह लोग आ गए थे और फिर उसके बाद हुआ ये कि जिस दौरान वो डाका डाल रहे थे, बाहर से कुछ 2 अफराद आए और उन्होंने उसको पकड़कर उनकी जो डाका जनी थी उसको नाकाम कर दिया। तो आप डेली न्यूज़पेपर को एक रिपोर्ट लिखें, रिपोर्ट के तौर पर यहाँ पर देख लीजिए 100 वर्ड्स में लिखा हुआ, तो 100 वर्ड्स का मतलब एक पैराग्राफ इतना, जैसे ये 100 वर्ड्स में है, आप इसको देख लें, ये सैंपल के तौर पर आपके सामने है। तो आप इसकी बुनियाद पर क्या कहते हैं, अपने आंसर्स को भी इसी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए जी, या तो ये करना है, ये करना है। राइट एन आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, यू आर सोहम और सोनिका, यूज द फॉलोइंग क्लूज। ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट की रियायत करते हुए इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की जो चहलकदमी होती है उसकी अहमियत पर एक क्या लिखें, आर्टिकल लिखें। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहां पर ये लिखा हुआ है एक, आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। इसके अंदर वर्ड की तायीन नहीं की गई है, तो आप इस हिसाब से करें कि जितने पॉइंट्स उसके अंदर दिए गए हैं मुख्तसरन सब पॉइंट को आप टच कर दें, सब पॉइंट्स पर आप बात कर लें। तो उन तमाम पॉइंट्स की रियायत में ये आपको लिखा हुआ, उन तमाम पॉइंट्स को इस पर बात की गई है। चलिए आगे, सेक्शन सी ग्रामर। इसमें वही प्रीपोजिशंस वगैरह जो मुनासिब प्रीपोजिशंस होंगे, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं, जगह खाली छोड़ी हुई है, जो भी प्रीपोजिशन है आप उसको वहां पर लिखेंगे, आसान है ये वाला। रिपोर्टेड स्पीच, ये कुछ सेंटेंस है। शी सेड शट द डोर, शी सेड टू हिम इट इज गुड टू सी यू, द किंग डिक्लेयर्ड दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। इसके आंसर्स ये रहे, ये आप देख लीजिए। इस तरीके से आप इसको रिपोर्टेड स्पीच में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, या डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में, ये आपको ये आप इसके उस तौर पर आप इसको कर सकते हैं। कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो विद कंजंक्शंस वर्ड्स, सही कंजंक्शन का इस्तेमाल करके जो है आपको यहाँ पर वो इसको मुकम्मल करना है, सही कंजंक्शन का यानी सही हर्फ अत्फ का इस्तेमाल करके। इसके क्वेश्चन नंबर 29 है ये, क्वेश्चन नंबर 29, इसके आंसर्स ये आप देख लीजिएगा, ये आपके बुक के आखिर में जो सैंपल पेपर लगे हुए हैं उसके अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर वही कुछ वर्ब दिए गए हैं, सही फॉर्म को आप, वर्ब की सही फॉर्म यानी क्या टेंस है, किस टेंस के हिसाब से क्या सही फॉर्म आएगी वो आपको लिखना है। एग्जैक्टली वही बात है जो आपने की फिल इन द ब्लैंक्स में ऊपर आए थे। सेक्शन डी लिटरेचर, इसके अंदर वही जो आपके किताब में जो लेसन्स आपने पढ़े हैं, आपके सिलेबस के लेसन्स जो हैं वही लेसन्स हैं इसके अंदर, जिसके ये क्वेश्चंस हैं। इनके आप एक सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में बहुत ब्रीफली जो है आप इनका जवाब देते जाएंगे, ठीक है, इन 1 to 2 सेंटेंसेस ईच। ये जितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, काफी वक्त लग जाएगा। इनके आंसर्स जो है मैंने यहाँ तैयार करके आपके लिए दे दिए हैं, ठीक है जी। ये सब उन क्वेश्चंस के जवाब हैं, तकरीबन आपका खत्म हो गया ये आखिर के 1-2 क्वेश्चंस का उसमें जवाब नहीं है। ये 30 to 40 वर्ड्स ईच में लिखने हैं। 30 to 40 वर्ड्स का मतलब ये है कि कम से कम आपके मान लीजिए 2 से 3 सेंटेंस, ठीक है। तो वैसे ये बहुत आसान है, किताब में से ही है, बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं। तम्मत बिल खैर। चलिए जी, आपका ये सैंपल पेपर और उसको करने किस तरीके से करना है ये आपने इसके अंदर सीखा है। आप लेसन्स को अच्छे से पढ़ लें,
30 मार्क्स का होता है। सेक्शन डी जो लिटरेचर होता है वो 30 मार्क्स का होता है, और अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको बैकग्राउंड पता होगा स्टोरीज का, आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे उसको, तो इंशाल्लाह आसानी से आप सेक्शन डी जो लिटरेचर वाला होता है उसको कर लेंगे। जो ग्रामर वाला सेक्शन होता है वो भी बहुत आसान होता है। अगर आप टेक्स्ट को सही से पढ़ते जाएंगे तो उसके अंदर कहीं पर आपको प्रीपोजिशन ऐड करना है, कहीं पर आपको कंजंक्शन ऐड करना है, कहीं पर आपको वर्ब की फॉर्म या टेंस ऐड करना है, ये सब उसके में फिल इन द ब्लैंक्स में होते हैं, ठीक ठाक उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। ग्रामर वाला सेक्शन जो है वो भी क्या कहते हैं बहुत आसान है, उसको भी आप कर सकते हैं। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला भी आसान होता है, जाहिर सी बात है। तो आप उसको अगर 2, 4, 10 टेक्स्ट पढ़कर उसको अच्छे से आप जो है तैयारी कर लें तो इंशाल्लाह उसको भी आसानी से आप लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।